तो चलिए आज के मेरे नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का ब्लॉग मेरे बाकी ब्लॉग की तरह बहुत ही इंफॉर्मेटिव और जानकारी आज ऐसी साझा करने वाला हूँ आपके साथ। देखो, एक कॉमन टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो सभी लोगों के दिमाग में घूमता रहता है। क्या मेरा वीज़ा 100% लगेगा या नहीं लगेगा। पहला उनका क्वेश्चन फाइल देने से पहले यही होता है कि 100% वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, हम तभी फाइल दें। तो बाकियों का तो मेरे को पता नहीं है, मेरा क्वेश्चन तो यही रहता है भाई। देखो 90% सक्सेस रेट है, 10% रिफ्यूज़ल आ सकती है। ठीक है, वो पूछते सर रिफ्यूज़ल कैसे आ सकती है, अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट सही है, कंपनी का परमिट सही है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर सही है, तो रिफ्यूज़ल कैसे आ सकती है। अब कई बंदों की बायोमेट्रिक हो चुकी है, कई बंदों की बायोमेट्रिक होने वाली है, कई बंदों की ऑफर लेटर आ चुकी है, वर्क परमिट आने वाला है, तो उनके लिए भी तो खास है ना वीडियो ये। तो कॉमन क्वेश्चन सभी का यही है कि सर 100% वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। आज उसी के रिलेटेड हम जानकारी लेके आए हैं आपके लिए। तो इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो की अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि और लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुंच सके, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपका सक्सेस रेट कैसे बढ़ सकता है। देखो 100% सक्सेस रेट का मैं कोई वो नहीं करता, दावा नहीं करता कि 100% सक्सेस रेट तो किसी भी कंट्री। मान लो कि आप सिंगापुर के लिए स्टडी वीज़ा की फाइल लगाते हो, तो आप मान के बैठ जाओगे कि आपका वीज़ा लग जाएगा। आप ऑस्ट्रेलिया के लिए लगाते हो, यूके, अमेरिका, कनाडा या छोटी मोटी कंट्री के लिए टूरिस्ट वीज़ा लगाते हो, ठीक है, क्या आप लग जाता आपका 100% मान के चल जाते हो कि आपका वीज़ा लग गया या कुछ परमिट आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्यूज़ल के रेट्स होते हैं, ठीक है। रिफ्यूज़ल आती है, वो किस कारणों से आती है। देखो मान लो कि आपका ऑफर लेटर आ जाता है, आपका परमिट आ जाता है और आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है। बायोमेट्रिक होने के बाद वेट करते हो 45 से 90 दिन तो वेट करना ही पड़ता है, ठीक है। टोटल प्रोसेसिंग टाइम तो 7 महीने का है। अब क्या है कि बाद में रिफ्यूज़ल आ जाए, या आ गई है या आने वाली है, आपको पहले पता चल गया है, उसमें क्या कारण है रिफ्यूज़ल आने के। पहले हम रिफ्यूज़ल आने के कारण बताएंगे, फिर हम वीज़ा सक्सेस रेट कैसे बढ़ाएं उसके बारे में बात करेंगे। रिफ्यूज़ल आने का कारण पता क्या होता है। मान लो कि आपका जब वीज़ा लगना है तो वेरिफिकेशन कॉल जाती है 10 दिन पहले आपके एम्प्लॉयर को। वो एम्प्लॉयर वो एम्बेसी आपके एम्प्लॉयर को फ़ोन करती है। एम्बेसी पहले कंपनी का पूरा बायोडाटा चेक कर लेती है कि हाँ भी अभी तक कंपनी रनिंग में चल रही है। तो फिर वो आपके बारे में एम्प्लॉयर से पूछते हैं क्या आपको इस नितिन या जगजीत या किसी बंदे की ज़रूरत है। आपके जो बंदे मतलब आपने अप्लाई किए 5-10 बंदे आपने अप्लाई किए, आपको इन 5-10 बंदों की ज़रूरत है, क्या इनमें से कोई बंदा आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो एम्बेसी और एम्प्लॉयर के बीच में होता है। मान लो कि उसने 10 बंदों के अप्लाई किए हैं, परमिट अप्लाई किए हैं, और एट द प्रेजेंट उसको सिर्फ 8 बंदों की ज़रूरत है। तो उसने एम्बेसी को बोला कि भाई मेरे को 8 बंदों की ज़रूरत है, या सर मेरे को 8 बंदों की ज़रूरत है, तो इनमें से कोई भी 2 बंदे हटा दो, या इनमें से 2 बंदे कोई भी निकाल दो, और 8 बंदों के मेरे को वीज़ा चाहिए, ठीक है। 8 बंदों के मेरे को वीज़ा चाहिए, मेरे को सिर्फ 8 बंदों की नीड है। तो वो 8 बंदों के वीज़ा लग जाएंगे। जो 2 बाकी रह गए उनकी आएगी रिफ्यूज़ल। अगर कंपनी सही है, अगर कंपनी का ऑफर लेटर सही है, अगर कंपनी का परमिट सही है, तो एक तो रीज़न ये हो गया, ठीक है। सेकेंड रीज़न रिफ्यूज़ल आने का आपको सभी को पता है, फेक परमिट है, या परमिट सही होता है, ऑफर लेटर पे जो सैलरी लिखी होती है वो एम्बेसी के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो उसी कारण से भी रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो ये सिर्फ 2 कारण मान के चलो। तीसरा कारण तो सभी को पता है कि अगर मेरा परमिट ही फेक है तो मेरी रिफ्यूज़ल आएगी, ठीक है। तीसरा कारण ये है। अगर हम चौथे कारण की बात करें रिफ्यूज़ल की, एम्बेसी अपनी खुद की मर्जी से भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकती है। VFS ने एम्बेसी को फाइल दे दी, एम्बेसी ऑफ क्रोएशिया या कौंसलेट ऑफ क्रोएशिया उसको फाइल दे, वो अपनी तरफ से भी रिफ्यूज़ल दे सकता है अगर उसको कोई शक है तो। बस ये 4 चीज़ें मान के चलो, इससे ज़्यादा कोई जरूरी चीज़ नहीं है। हाँ, दूसरी टॉपिक की बात करें तो वीज़ा सक्सेस रेट कैसे बढ़ा सकते हो। बहुत सारे लोगों की बायोमेट्रिक हो चुकी है और बहुत सारे लोगों की बायोमेट्रिक होनी चाहिए। वीज़ा सक्सेस रेट कैसे बढ़ा सकते हो।
जो न्यू कमर्स है, जो न्यू बंदे फाइल लगा रहे हैं, पहले तो ऐसा काम आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन में या होटल में या किसी भी काम में जा रहे हो, जो क्रोएशिया की गवर्नमेंट या क्रोएशिया की इकोनॉमी के वैल्यू के हिसाब से हो। मान लो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आजकल ना इकोनॉमी बढ़ रही है क्रोएशिया की, आजकल ना मतलब वो ग्रोथ कर रहा है, तो क्या है कि बिल्डिंग लाइन का काम बहुत ज़्यादा है क्रोएशिया में, थोड़ा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। तो क्रोएशिया कम से कम अगर मान लो 50% क्रोएशिया बना था, बिल्डिंग बनी थी, तो 50% खाली पड़ा हुआ क्रोएशिया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो 50% खाली पड़ा वहाँ तो बिल्डअप होगा, बिल्डिंग लाइन का काम बहुत ज़्यादा है। तो क्या काम ज़्यादा है? स्टील फिक्सर का काम, शटरिंग कारपेंटर का काम, एक्सकावेटर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, ये बहुत सारा काम है, टाइल मेसन, वॉल पेंटर, पाइप फिटर, प्लम्बर, ये कंस्ट्रक्शन लाइन का काम बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप में से कोई बंदा मान लो एक काम में सिलेक्ट हो गया, कोई दूसरा काम भी मान लो आप साथ में सीख के जाते हो, अगर मान लो आप स्टील फिक्सर हो, प्लम्बर का काम सीख के जाते हो, या जेसीबी ऑपरेटर हो तो एक्सकावेटर ऑपरेटर का काम सीख के जाते हो, कोई भी दो पर्टिकुलर काम आप अगर सीख के जाते हो, तो सेम कंपनी में उस चीज़ की नीड है। अगर एक बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पे स्टील फिक्सर की भी ज़रूरत है, वहाँ पे प्लम्बर की भी ज़रूरत है। अगर आप दोनों काम जानते हो तो आपको दोनों काम का पैसा मिलेगा। मान लो एक काम खत्म हो रहा है तो दूसरे काम को भी दूसरा काम का भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से हर बंदे को, कोई अगर कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा नीड है, और कंस्ट्रक्शन में रिफ्यूज़ल बहुत ही कम आती है, या तो फेक परमिट की कारण आती है या परमिट विड्रॉल की कारण आती है, बहुत ही कम आती है। मेरे खुद के बहुत सारे बंदे हैं जो कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, मेरे कम से कम 90% वीज़ा मेरे कंस्ट्रक्शन में ही आते हैं, और मैं उन लोगों को चुन चुन के लगाता हूँ कि हाँ भी, अगर वो फ्रेशर भी हैं तो मैं उनको किसी को स्टील फिक्सर बना देता हूँ, किसी को जेसीबी ऑपरेटर बना सकता हूँ, किसी को पाइप फिटर, प्लम्बर, ऐसे बना के मैं लोगों को आगे डालता हूँ। तो वहाँ ऐसा नहीं डालना ही मेरा काम है, आगे मतलब उन कंपनियों में मतलब भेजना। मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लोगों को बोलता हूँ कि भाई काम सीख के जाना है। अगर मैंने आपको पाइप फिटर के काम में डाला हुआ है तो आपको काम सीख के जाना है, ये मत भूल करना कि आप सीख के मत जाओ। और अकेला अगर मैंने प्लम्बर बोला है तो प्लम्बर का काम नहीं, स्टील फिक्सर का काम सीख के जाओ, कोई दो पर्टिकुलर काम सीख के जाओ, ताकि आप वहाँ पे जाके प्रॉब्लम ना आए। तो ये तो रहा कंस्ट्रक्शन में। अगर होटल लाइन में कोई जाना चाहता है, देखो कईयों का होता है कि यार मेरे को 1 ईयर का वीज़ा मिले होटल लाइन में, मेरे को जाना ही होटल लाइन में, मैंने होटल लाइन का ही काम किया है। तो उसमें क्या होता है, होटल लाइन में कुक, बस एक जो शेफ है वो ही 1 ईयर का काम करता है वहाँ पे। यहाँ पिज्ज़ा मेकर मान लो, सिर्फ ऐसे 2-3 चीज़ें ही हैं जो मतलब 1 ईयर का जिनको परमिट मिलता है। जैसे बारटेंडर हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, क्लीनर हो गया, हेल्पर स्टाफ हो गया। तो ये मतलब लोग सिर्फ सारे सीजनल वाले हैं, 6 मंथ वाले हैं। तो सीजनल वालों में कोई बुराई नहीं है जाने में, बट आपको अगर आप सीजनल में जा रहे हो, सीजनल में क्या होता है कि सक्सेस रेट कंस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा है। अब आप बोलोगे भाई बहुत रिफ्यूज़ल बहुत आती है, रिफ्यूज़ल तो आएगी ना। अगर आप फरवरी में परमिट अप्लाई करोगे, फरवरी में अप्लाई करते हो तो अप्रैल मई में परमिट आता है, तब फिर बायोमेट्रिक होती है तो अगस्त सितंबर तक आपका वीज़ा लगता है, तो रिफ्यूज़ल तो आएगी। तब तक तो उनका सीजनल ही खत्म हो जाता है। सीजन तो उनका मतलब अक्टूबर तक होता है। अगर आप लेट अप्लाई करो तो वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। तो बेस्ट चांस है, अगर आप सीजनल वर्क परमिट में जाना चाहते हो तो बेस्ट चांस है, नवंबर में बहुत सारा सीजनल वर्क आने वाला है। अगर कोई नवंबर, दिसंबर या जनवरी में भी अप्लाई कर देता है परमिट, ये 3 मंथ ही है बस, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी अप्लाई कर देता है, तो मेरे से ना लिख लेना, किसी की रिफ्यूज़ल आ गई तब बोलना। अगर आप टाइमली रहते वीज़ा या परमिट अप्लाई कर देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप फरवरी में पहुंच गए, गलती से मार्च में पहुंच गए, अप्रैल में पहुंच गए, तो भाई वीज़ा रिफ्यूज़ है, वीज़ा नहीं लगेगा। आप मान लो कि आप सीजनल पे जा रहे हो, ठीक है, तो मैं फिर भी चाहता हूं कि आपको 2 काम ऐसे आने चाहिए। मान लो कि सीजन वाला तो काम 6 महीने का होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम भी साथ में सीख के जाओ। आप बोलोगे भाई ये तो हमारी होटल लाइन है, आप कुछ और बातें करो, भाई वहाँ पे है ही 6 महीने का काम। जिसको कोई अच्छा काम आता होगा वही वहाँ पे ट्रैक पे आएगा ना,
वहीं पर कोई अच्छा काम सीख के जाएगा तो कोई अच्छा काम कर सकेगा। नहीं तो बाइक राइडर में धक्के खाओगे, टैक्सी ड्राइवर में तो है काम, टैक्सी ड्राइवर में तो पैसा है। मेनली बात पता क्या है, आपको सीधी बात बताऊं, आपको एक काम के साथ दूसरा काम सीख के जाना पड़ेगा जिसकी पहले काम से ज्यादा वैल्यू हो। एक काम के साथ दूसरा काम सीख के जाना, ध्यान से सुन लो। अगर आप एक काम सीख के जा रहे हो, प्रॉपर एक काम परफेक्ट हो, तो दूसरा काम सीख के जाओ जिसकी उससे ज्यादा वैल्यू हो, और आपको जाते ही आपकी सिलेक्शन हो जाए, कोई रंडी रोना ना रहे। बस सबके बहुत क्वेश्चन आते हैं, भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे से। मैंने कहा तुम क्या काम जानते हो? भाई मैं तो फ्रेशर हूं। फ्रेशर की कोई औकात नहीं है भाई वहां पे, चाहे क्रोएशिया में रहो, चाहे स्पेन में रहो, चाहे रहो पोलैंड में, फ्रेशर की कोई औकात नहीं है। फ्रेशर कुछ नहीं कर पाएगा। बस यही बात है जो मैं आपको समझाता हूं, समझाता रहता हूं। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मेरे से व्हाट्सएप पे कॉलिंग करके, या अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाता तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाता तो मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दिया करो। फ़ोन पे फ़ोन मत किया करो, क्योंकि देखो मैं एक बार किसी का फ़ोन काटता हूं, वो दूसरी बार करता है, दूसरी बार, तीसरी बार करता है, चौथी बार करता है, सेम टाइम पे वो फ़ोन। ऐसी चीज़ें मत किया करो यार। मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ, कोई आपसे पैसा नहीं कमा रहा, ठीक है? मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ, हेल्प करता हूँ। कोई बंदा आज तक बोल दे कि मैंने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया होगा। ज़्यादा तंग परेशान करोगे फिर मैं वो भी उठाना बंद कर दूंगा, ठीक है? आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर मैं कॉल काट रहा हूँ तो मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दो, मैं आपकी रिकॉर्डिंग का पूरा जवाब दे दूंगा, आपकी पूरी हेल्प करूंगा, किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आने दूंगा। फिर भी मेरे से कोई गलती हुई तो मेरे को माफ़ कर देना। थैंक यू।